अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थर्ड एड की तैयारी सबने शुरू कर दी है। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि पेपर समझिए पहले। आईबीपीएस ने जो प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर में जो सवाल पूछे हैं उनको समझिए, यानी कि पेपर एनालिसिस कीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से ना जो क्लास में मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ टेट के लिए, जैसे इंग्लिश हो गया, मराठी और जीके हो गया, तो मैं इसके ना डेली क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आपको समझाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी हमारी और पेपर एनालिसिस भी रहेगा। तो हर दिन चेंज करके, मतलब आज मैं इंग्लिश के लूँगा, कल मराठी, परसों जीके लूँगा। ऐसे डेली मैं अब आपके सामने पेपर को लेकर आके कोशिश करूँगा और समझाऊँगा कि कौन सी चीज़ें कैसी करनी है। ठीक है, तो आज इंग्लिश शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे थर्ड एड की तैयारी कर रहे हैं, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो 7 तारीख से ना क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, यानी कि ईद के फ़ौरन बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसकी 3000 रुपये फीस रहेगी बच्चों। इसमें आपको ना सारी तैयारी की जाती है, मुकम्मल तैयारी। आपको डेली लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब आप जैसे ऑफलाइन क्लास में है ना, वहाँ आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। उसके बाद में टॉपिक वाइज आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है, डिटेल में पढ़ाया जाता। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। हर वो चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो हर चीज़ आपको क्लास में मिलेगी। जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉल कीजिए। यहाँ पर ये नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारी कहानी। हम लोग इंग्लिश के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, कल मराठी के, फिर परसों जीके के करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा मैं और आपको बताते चलूंगा कि कैसे सवाल पूछता है और क्या पढ़ते रहना है। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, ये वाला। आपको ये बोल रहा है कि आपको पैसिवाइज करना है, मतलब एक सेंटेंस दिया है ये वाला, इसको पढ़ना है और उसको पैसिवाइज करना है। आपको ना मैं क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब इसमें से इसको स्पीड से कैसे पढ़ना है वो बाद में बताऊंगा। अभी शुरुआत है तो एकदम सारी चीजें नहीं बताता, धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है। वो सब बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला सवाल है, माई फ्रेंड हैज परचेज लॉट ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर प्रिपेयरिंग हिज सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। तो ये आपको इसका क्या करना है, इसका पैसिवाइज बनाना है आपको। ठीक है, तो देखो पैसिवाइज ना बहुत सिंपल है, 10 सेकंड में इसका आंसर निकल जाता है इसका। पैसिवाइज में हमको सबसे पहले टेंस चेक करना पड़ता है यहाँ पे कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और कोई भी परफेक्ट टेंस रहा तो सिर्फ आपको बिन लगाना होता है पैसिवाइज में। अब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या रहता, हैव रहेगा, हैव रहेगा या फिर हैज रहेगा, और यहाँ पर बी थ्री लगता, बी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस में इसको पैसिवाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हैव है या हैज है वो आपको लेना है और यहाँ पे बिन लगाना है, सिर्फ बिन लगाना है और बी थ्री जैसा के वैसे रखना है। परफेक्ट टेंस में ऐसा किया जाता है। मतलब आपको ये बिन देखना रहेगा, बिन लगाना है और ये देखना पड़ेगा कि हैव आएगा कि हैज आएगा, इतना देखना है और आपको आंसर करना है। वैसे ही पास्ट टेंस में क्या रहता है, यहाँ पे हैड रहता और वी थ्री रहता। तो आपको पैसिवाइज में क्या करना रहता, यहाँ पर हैड, हैड लिखकर यहाँ बिन लगाना होता है, बिन, और वी थ्री करना रहता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिन लगाना है। फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, यहाँ पर शल या फिर विल, यहाँ पर आपका क्या रहेगा हैव, और यहाँ पर आपका वी थ्री रहेगा। तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना रहता है, यहाँ पे शल या फिर जो भी विल है उसको जैसा के वैसे रखना है। यहाँ पर आपको हैव बिन लगाना है, बस हो गया। आपको क्या करना है, हैव बिन लगाना है, बिन और वी थ्री। यानी कि आप परफेक्ट टेंस में कहीं भी देखो तो सिर्फ बिन लगाना है आपको पैसिव वॉइस में। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक बिन लगाया, यहाँ पर बिन लगाया और यहाँ पर ये बिन लगाया, और कुछ नहीं करना होता है, इतना सिंपल होता है परफेक्ट टेंस। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हमको देखना है कि बिन का लगा बीच में जाकर, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हैव बिन परचेस, बिन लगा। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे इसको तो यहाँ पे लगा। दूसरे नंबर का लॉट ऑफ, यहाँ पर हैज परचेस्ड, यहाँ पे बिन नहीं लगाया उसने इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर हैड बिन परचेस, इसको पास्ट टेंस कर लिया, पास्ट टेंस करने की जरूरत नहीं है। वॉइस में टेंस नहीं बदलता है, टेंस बदलता किसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है, वॉइस में टेंस नहीं बदलता, जो है वही रहता। तो इसलिए ये वाला आपका कट गया। यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि वेयर परचेस, पास्ट टेंस भी किया और बिन नहीं लगा, इसलिए भी कट गया। इसलिए हम लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बाकी चीजें, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं हमें, इधर से आपका कट जाता है। इसलिए 10 सेकंड बहुत है, आपको
आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, पर एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो 10 सेकंड में इसका आंसर आता है। आपको बहुत सारी चीज़ें चेक नहीं करनी है कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर जा रहा उधर जा रहा, ये हुआ, कुछ जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही वॉइस का है, वैसे ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, यानी कि इंग्लिश के सारे टॉपिक है ना ऐसे ही है, 10 सेकंड लगते हैं, कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी टेक्निक पता होनी चाहिए, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वॉइस का है, पर यहाँ पर ना आपको एक्टिव वॉइस करना है। क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का दिया, आपको पैसिव वॉइस का दिया, उसको एक्टिव वॉइस करना है। देखो पैसिव वॉइस यहाँ पर थोड़ा समझा देता, यहाँ पर साइड में समझा देता। कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस है, कोई भी सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। ये समझने का आसान तरीका यही है कि आपको देखना है टू बी के अलग अलग फॉर्म, टू बी और बी थ्री, बस ये दिख गया, ये समझ लेना वो पैसिव वॉइस है। कि टू बी और बी थ्री कभी एक्टिव वॉइस के टेंस में कभी नहीं आता, ये सिर्फ पैसिव वॉइस में आता। अभी टू बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पर आएगा एम, इज और ये आर, वॉज, वेर, उसके बाद में आपका बिंग, बिन और खुद भी, तो ये सब ये बी की जगह और यहाँ पे आपका बी थ्री आता, ये हो गया पैसिव वॉइस। अब कौन सा पैसिव वॉइस कौन से टेंस का है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखो बिन बी थ्री है, बिन प्लग्ड, प्लग, तो हमको क्या करना है, अब देखो ये बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में कंटिन्यू टेंस में बिन लगता है, पैसिव वॉइस में कंटिन्यू टेंस में बिन लगता है, बिन आईएनजी वाला। तो हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस करना है, तो हमको यहाँ पर ये जो वर्ब है इसको प्लकिंग करना पड़ेगा, प्लकिंग कंटिन्यू टेंस बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आएगा आपका एम, इज और आर, इनमें से कोई एक, तो हमको देखना है कि इनमें से कौन आएगा, तो किसके हिसाब से आएगा। अब यहाँ पर अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर है बाय राधा, तो राधा है सिंगुलर, उसके लिए क्या आएगा इज, तो इज प्लकिंग जहाँ रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या यूज कर दिया उसने, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इज अबाउट प्लकिंग, इसको आईएनजी नहीं करा इसलिए गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर नीचे और दो ऑप्शन है, राधा इज प्लकिंग, यहाँ पर देखो इज प्लकिंग आ गया इसलिए ये सही है। इज गोइंग टू प्लकिंग, ये भी गलत हो गया क्योंकि आईएनजी नहीं करा और अननेसेसरी गोइंग बीच में लाया, इसलिए आंसर ये है। 10 सेकंड बहुत है ग्रामर के क्वेश्चन करने के लिए। अब हो सकता है जो बच्चे क्लास के नहीं है, बाहर के, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में ये सब चीजें बता रहा। मैं एक साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो एक ही क्वेश्चन के अंदर में फिर पूरा वॉइस बताना पड़ेगा और उसमें 1 घंटे से ज्यादा टाइम चला जाएगा, हमारा लेक्चर अननेसेसरी बहुत बड़ा रहेगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगला हमारा जो सवाल है बच्चों आपके सामने है, फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज। मतलब ये जो फ्रेज लिखा है यहाँ पे ये है ना, इसका मतलब बताने वाला अल्टरनेटिव क्या है वो पूछ रहा है यहाँ। ये जो लिखा है ना, ये क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट अ फ्रेज, ये फ्रेज जो है नीचे दिया गया, मतलब ये जो लिखा हुआ है नीचे ये किसके बारे में लिखा है, इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है आपको। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या ये फ्रेज समझते हैं, अ हॉस्पिटल फॉर पीपल विथ मेंटल इलनेस, एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पागलों का इलाज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं ऐसा पूछ रहा है। जहां पागलों का इलाज किया जाता है ऐसे हॉस्पिटल को बोलते हैं असाइलम। क्या बोलते हैं, असाइलम। असाइलम के दो मीनिंग होते हैं बच्चों, एक होता है ये जो हमने देखे ना पागलों का दवाखाना, पागलों का दवाखाना, देखिए पहला मीनिंग है इसका, और एक दूसरा और मीनिंग रहता है जो एग्जाम में पूछ लेता। असाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, क्या करना, प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन देने का मतलब होता है कि थोड़ा इसको समझते, प्रोटेक्शन देना असाइलम किसको बोलते, दूसरा मीनिंग। प्रोटेक्शन देने का मतलब है कि एक इंसान है वो अपने देश की गवर्नमेंट से पनाह पाने के लिए किसी दूसरे देश में जाता और वो दूसरा देश उसको वहां पे पनाह देता, तो वो पनाह देने को बोलते हैं असाइलम। मैं एग्जांपल देता, अभी अपने देश से ना जो बैंकों का पैसा लूट के भागे हुए हैं, विजय माल्या, वो राहुल चौकसी और तरह तरह के लोग हैं, आपको मालूम है, तो वो लोग क्या करें, यहाँ का बैंकों का बहुत सारा कर्जा लिया और वापस लौटा नहीं पाए तो भाग के चले गए।
भाग, अब यहाँ किससे खतरा है उनको, तो यहाँ की गवर्नमेंट से खतरा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट से बचने के लिए वो किसी दूसरे देश में पनाह लिए, वो जो देश ने उनको पनाह दिया तो उन्होंने उसको असाइलम दिया। क्या दिया? असाइलम दिया, प्रोटेक्शन देते, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। एक और एग्जांपल देता मैं, बांग्लादेश में क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट को हटाई लोगों ने और शेख हसीना के घर पे डायरेक्ट हमला किया। तो शेख हसीना वहाँ की गवर्नमेंट से, उनके हालात से बचने के लिए भाग कर आई, इंडिया में आई। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्शन दिया, वो उसको असाइलम बोलते हैं। वो जो प्रोटेक्शन है ना, वो वहाँ की गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन दिया उनको, वहाँ के लोगों से नहीं। लोगों या किसी डाकू से हमला है, चोर से हमला है, गुंडे से हमला है, वो अलग बात है। गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, उसको बोलते हैं असाइलम। ठीक है, तो ये असाइलम के मतलब है। इसमें अरेना का मतलब होता है, ये अरेना, अरेना का मतलब होता है कि मेरे आसपास का इलाका, मेरा अरेना कितना है ना। जैसे कि मेरा घर है, वहाँ आसपास का मेरा इलाका है, तो मेरा अरेना हो गया। ठीक है, जमीन के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो। या फिर मैं क्या है, एक मतलब कलेक्टर है, तो मेरा एक अरेना हो जाता है, मेरा एक इलाका होता है जहाँ पे मेरा अधिकार क्षेत्र चलता है। तो मतलब एक तरह का दायरा, अरेना मतलब एक तरह का दायरा होना। इक्वेरियम मतलब ऐसा पानी, स्टोर पानी है जहाँ पे इक्वेटिक एनिमल रहते हैं, जैसे फिश वगैरह। अपने छोटे छोटे घर में भी एक इक्वेरियम देखते होंगे आप, तो उसको इक्वेरियम बोलते हैं। ये अर्सेनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्सेनल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ना गोला बारूद रखा जाता, जंग लड़ने का सामान रखा जाता, बंदूकें रखे, तोफ खाने, असला बारूद जहाँ रखा जाता, उसको बोलते हैं अर्सेनल, है ना, अर्सेनल बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ वेपन बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला बोल रहा कि बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज, मतलब ये जो लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका मतलब क्या है वो बताना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, समवन हु इज क्वाइट एंड इजी टू इन्फ्लुएंस, परस्यूड और कंट्रोल। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आसानी से क्या किया जाता है, उसको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस किया जाता, मनाया जा सकता, कंट्रोल किया जाता, या फिर उसको परस्यूट किया जाता, जिसको हम भोला भटका बोलते हैं। तो उसका होता है डोसाइल, ये रहता है, उसको बोलते हैं भोला भटका, भोला वाला, आसानी से पिघलने वाला। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसमें। ये बाकी इतने रिलेवेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी क्या बोला, मीनिंग ऑफ, यहाँ पे क्या बोला, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग पूछ रहा आपको, और वो वर्ड है ये वाला, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो जूने हो जाते, अभी उतने काम की नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। आप लोगों ने आपका व्हाट्सएप अगर जल्दी अपग्रेड नहीं किया तो आपको मैसेज देता कि आपका जो व्हाट्सएप है ना ऑब्सोलेट हो गया है, उसको अपग्रेड करो, अभी नया वर्जन आया है, लेटेस्ट आया है। ऑब्सोलेट मतलब जो पुराना हो जाता, अब कुछ काम का नहीं है, रिलेवेंट नहीं है अभी के हालात के लिए, उतना काम का नहीं है, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। और इसका क्या बोल रहा हो, यहाँ पर क्या बोल रहा हो, गिव इन अल्टरनेटिव, सिलेक्ट विच इज द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। ऑब्सोलेट का अपोजिट वर्ड होता है रिसेंट, हाल ही का, अभी का, उसको बोलते हैं रिसेंट। आउटडेटेड, आउटडेटेड है ना, ये ऑब्सोलेट का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स। रिमोट मतलब जो दूर का है, उसको बोलते हैं रिमोट, दूर का। रिजिड मतलब जो आसानी से चेंज नहीं होते, उसको बोलते हैं रिजिड, बहुत रिजिड रहते, जल्दी चेंज नहीं होते, उनमें बदलाव नहीं आता, उनको रिजिड बोलते हैं। यहाँ पे भी पूछ रहा कि जो अंडरलाइन है उसका सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन सेगमेंट मतलब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका समानार्थी शब्द क्या है पूछ रहा हूँ, काइंडनेस का। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, माई स्पोर्ट टीचर स्पोक काइंडनेस टू मी व्हेन आई वाज ट्रबल। जो मेरे स्पोर्ट के टीचर है वो मेरे से हमदर्दी से बात करते जब मैं मुश्किल में रहा था। तो इसका मतलब आपको सबको मालूम होगा, काइंडली है, काइंडली हमदर्दी से। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ये कुछ काम का नहीं है। फास्टली, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, अचानक। एब्रप्ट का मतलब क्या है, अचानक। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा हूँ, इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग बच्चों यहाँ पर है ये इसकी, आर्बिट्रेटर की, इसकी स्पेलिंग ऐसी होती अरबी, यहाँ पर ई की जगह, ये जो ई है ना उसकी जगह आया था आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। ठीक है, स्पेलिंग है।
अनार्किस्ट किसको बोलते हैं? अनार्किस्ट जो अनार्की मचा देता, अफरा तफरी मचाता, सब चारों तरफ अफरा तफरी मचा देता, दंगे गिंगे करा देता, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। जैसे कि एक ऑफिस है, उसमें एक आदमी है सब सब तहस नहस कर देता, इसका ही काम कुछ नहीं होने देता, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। या फिर कोई देश है, उसमें एक आदमी एक ऐसा इंसान रहता है जो पूरी आग लगा देता पूरे देश में, अनार्की फैला देता, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट। अर्थोनिस्ट का मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद में एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होता है जो मतलब जो गॉड गॉड मतलब भगवान, ईश्वर, अल्लाह उसको है या नहीं, या नहीं है, नहीं है, उसका कुछ कंफर्म ही नहीं रहता। मतलब खुदा का या ईश्वर का या भगवान का वजूद है या नहीं है, उसको कुछ पता नहीं, उसको मतलब कंफर्म है ही नहीं, बीच में हो, है भी बोलता नहीं भी बोलता, चल रही चला, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज है, आपको पूछेगा बार बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी आपको स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला अल्फाज ढूंढ के बताना है कि कौन सा अल्फाज है ना इनकरेक्ट स्पेलिंग का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इलिटरेट ना, ये स्पेलिंग चुकी है यहाँ पे, आई के बाद डबल एल आता, इलिटरेट ऐसा लिखते हैं, इलिटरेट अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको बोलते हैं इलिटरेट। इलॉजिकल आपको मालूम है, बराबर है, इमीडिएट सब बराबर है, इम्प्लीमेंट सिर्फ स्पेलिंग चुकी है इसकी, याद रखना आपने। फाइंड द ऑप्शन दैट कैन बी डिफाइन एज, मतलब ये पूरा जो लिखा है इसको डिफाइन करने वाला जो अल्फाज है वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या लिखे, अ चेंज इन द वे अ कंट्री इज गवर्न अफेक्टेड बाय मास प्रोटेस्ट पीसफुली और समटाइम वायलेंट। एक आदि देश में जो चल रहा है उसको चेंज करते हैं लोग, प्रोटेस्ट करके उसको कतई चेंज कर देते। कभी कभी वो प्रोटेस्ट क्या होता है, उसमें वायलेंस भी आ जाता है, यानी कि मार धाड़, ये वो तोड़ फोड़ ये भी आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं वहां पे रिवॉल्यूशन, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब अचानक चेंज हो जाना, बहुत बड़ी तब्दीली होना, बहुत सारा बदलाव हो जाना, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश में अभी हाल ही में क्या हुआ, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट का तख्ता ही पलट दिया उसको। शेख हसीना भागकर इंडिया आ गई और वो वहाँ पर पूरा सारा सिस्टम ही, निज़ाम ही बदल गया वहाँ का। तो एक तरह का रिवॉल्यूशन किए बच्चों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किए, उसको रिवॉल्यूशन किया। एक अल्फाज आता है जिसको बोलते हैं इवोल्यूएशन। इवोल्यूएशन, इवोल्यूएशन का मतलब होता है जो धीरे धीरे बदलाव आता, धीरे धीरे तब्दीली आती, उसको इवोल्यूएशन बोलते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन बोलते हैं कि इंसान बंदर से कैसा इंसान बना, तो वो धीरे धीरे बना, हजारों सालों में बना, तो उसको इवोल्यूएशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब अचानक होने वाला तब्दीली, और इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे होने वाली तब्दीली। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही है। ये जो मैंने सॉल्व कराई है इसकी जो पीपीटी है, ये जैसी है वैसे ही मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा या अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम से जाके कलेक्ट कर लीजिए, और या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पर भी मैं ये सब चीज़ें डालते चलूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है ना, तो फिर वहाँ से भी लिंक फॉलो करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब मिलते चलेगा। इसकी पीपीटी डायरेक्ट शेयर कर दूँगा। ठीक है, इतना ही अभी के लिए, फिर मिलेंगे जल्दी। वीडियो को शेयर कीजिए बाकी बच्चों तक, जो भी बच्चे थर्ड एड की तैयारी करें उन तक शेयर कीजिए, और थोड़ा लाइक वगैरह करते जाइए। ज़बान पे आता नहीं मेरे, सब्सक्राइब करो या लाइक करो, बट लाइक किया करो, ताकि ना यूट्यूब पे ना अपने वीडियो क्या होंगे, एक तरह का उसको वो मिलेगा। तो इसलिए लाइक करो वीडियो को, पसंद आपको नहीं भी आया मेरा पढ़ाना तो भी लाइक करके जाओ, पैसे नहीं खर्च होने वाले आपके। ठीक है, चलो फिर अल्लाह हाफिज़, बाय।